नमस्कार। उम्मीद है आप सब मज़े में होंगे। चौचक आज मैं आप सबको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का शीर्षक है स्थानांतरण, जिसके मुख्य पात्र हैं समीर और उनकी धर्मपत्नी प्रीति। समीर का हाल में ही तबादला हुआ है, स्थानांतरण हुआ है और पुराने सेवा स्थल पर उसके रुकने की एकमात्र वजह है उसके बच्चे का शैक्षणिक सत्र का पूरा ना होना। और तबादले और स्थानांतरण के क्रम में जो प्रीति अकेले पुराने सेवा स्थल पर जूझ रही हैं और बहुत कुछ सिखा जाता है प्रीति और समीर को यह समय। तो और बात में वो कहते हैं कि स्थानांतरण तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन सिर्फ एक वजह से रुक जाना और कितना अच्छा था। बहुत चीज़ों को नहीं समझते, बहुत लोगों को नहीं समझते, तो अच्छा था। वो ख्याल भी अच्छा होता खुशफहमी के लिए। कभी कभी खुशफहमी के लिए कुछ बातों के सत्य को समझना नहीं अच्छा है। तो समीर जो है एक दिन सुबह जिस दिन समीर को जाना होता था अपने नए स्थल, छुट्टियों का अवकाश के बाद दोनों अहले सुबह उठ जाते थे। प्रीति को नींद बहुत प्यारी थी। वो दिन भर अपने परिवार, अपने लक्ष्य और होम मेकिंग को उन्होंने अपने पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो उनका चयन था। और ज़िंदगी में जब कुछ आप चयन करते हैं तो आप आत्मसंतुष्ट रहते हैं। वो बहुत ही गर्व से कहती थी कि उनका जो कैरियर है वह होम मेकिंग है। और समीर को इस बात पे हमेशा गर्व होता था और एक तरह से कहिए वो समीर का आईना थी, जिससे समीर बहुत कुछ सीखता था। और तो समीर को नए सेवा स्थल पर जाना होता था उस दिन दोनों अहले सुबह उठ जाते थे। समीर तो वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला था, तो उसके लिए बहुत परेशानी नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रीति को भी उठना पड़ता था, वो उसके लिए ज़्यादा बड़ी परेशानी थी। तो समीर जो है तैयार हो रहे थे और प्रीति रसोई में उनके लिए 2 वक्त की रोटी बांध रही थी। आखिर समीर भी 2 वक्त की रोटी के लिए ही जा रहे थे। समीर को भीतर से यह बहुत चुभता था कि सेवा वह कर रहा है, प्रीति तथा बच्चों से मिलने वह आ रहा है। फिर भी प्रीति सुबह क्यों उठती है? कोशिश की, पर प्रीति का कर्तव्य बोध और भावना इसे स्वीकार ही नहीं करते थे। किसी के भी सुबह की नींद में खलल का अपराध बोध समीर को बहुत सालता था और अधिक वेदना हो जाती थी जब वह प्रीति हो। मन में इसी तरह विचारों का झंझावात चल रहा था। बहुत तरह के विचार आ रहे थे, कभी खींच के, कभी आत्मग्लानि इसलिए कि समीर को लगता था कि जो उसके पास प्रतिभा थी उसमें असीमित संभावनाएं थी और उसने सही समय से उसको पहचाना नहीं और उसका सदुपयोग नहीं किया। फिर प्रीति का प्रेम और परवाह भी था
सब ने मिलकर समीर के दिमाग में मकड़ी सा जाला बना लिया था। विचारों के मंथन के साथ समीर तैयार हो चुका था। समीर हमेशा प्रीति को रोकना चाहता था और समीर नए सेवा स्थल पर जाकर अकेले समय व्यतीत करते थोड़ा आत्मनिर्भर भी हो गया था। बहुत ज़्यादा तो नहीं, थोड़ा। और लेकिन समीर के नहीं रहने से जो प्रीति को परेशानियां हो रही थी उससे वह दुखी भी रहता था। और समीर जब प्रीति के पास आता था तो उसे लगता था कितनी से कितनी सुविधाएं उसे दी जाए, तो वह चाहता था कि वह न उठे, पर उसे भय रहता था कि कहीं प्रीति को ठेस न पहुंच जाए, और समीर किसी भी स्थिति में उसे ठेस नहीं देना चाहता था। प्रीति समीर जैसे ही तैयार होकर खाने की मेज पर आया, प्रीति चाय लेकर प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बैठे थे। समीर अकेला चाय पी रहा था। बहुत कम समय होता है जब दोनों अकेले चाय पीते हों, लेकिन समीर को जाना था। समीर अपनी चाय समाप्त करने वाला ही था कि प्रीति बोली, ऑटो रोक देती हूँ, आपको छोड़ देगा। समीर और प्रीति के जो वाहन चालक थे उनकी हाल में ही शादी हुई थी, और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए समीर को छोड़ने के 10 मिनट के काम के लिए प्रीति और समीर उसे कष्ट नहीं देना चाहते थे। समीर जब जूते पहन रहा था तो प्रीति गेट पर आतुरता से ऑटो खोज रही थी। तभी एक रिक्शा देखा और उसने हाथ देकर रोक लिया। रिक्शा वाला लगभग 55-60 साल का, 60 साल के आसपास अधिक तो होगा। तो उसकी उम्र देखकर प्रीति के मन में संशय आया कि यह धीरे चलाएगा और समय लग जाएगा। कभी कभी उम्र से ज़्यादा कमी, जीवन से जूझना भी उम्र से ज़्यादा बूढ़ा बना देता है। तो उसका संशय स्वाभाविक था। संशय आते ही वह पीछे मुड़ी और जूते के फीते बांधते समीर से पूछा, समय है ना? रिक्शे से तो देर तो नहीं हो जाएगी, क्या ऑटो रोके? समीर ने कहा, जब आपने रोक लिया है तो रहने दीजिए। समीर ने हाथ हिलाकर रिक्शे पर चढ़ते हुए विदा ली। सामान्यतः घर से निकलते और तब जबकि प्रीति घर पे ही हो, वह पीछे मुड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि उसके भाव छलक पड़ेंगे। वैसे पीछे मुड़ना समीर के स्वभाव में भी नहीं था। पीछे की गलतियों से सीख कर आगे बढ़ना उसका उद्देश्य था, और पीछे की अच्छी स्मृतियों को सहेज लेना उसकी आदत। समीर की सबसे बात करने की आदत थी। रिक्शे पर चढ़ते ही उसने सब स्वभाव के अनुसार बातचीत आरंभ की। सब्जी वाले से लेकर रिक्शे वाले तक वह हर किसी से इस भाव से बात करता था कि मानो जैसे वह हर मानव मन को छू लेना चाहता हो। अंदर से भावुक समीर, पर बाहर से सख्त और अनुशासन प्रिय, और इसकी वजह से कभी कभी उसे गलत भी समझ लिया जाता था। वैसे भी आज किसे फुर्सत है अंतर्मन में झांकने की? हर इंसान अपने संघर्ष में उलझा है। किसी भी असुविधा के लिए किसी और को उत्तरदायी ठहराना आसान है। समीर हमेशा घर में चर्चा भी करता था कि उसके जीवन का एक थंब रूल है कि यदि तर्जनी वह किसी और की ओर दिखाएगा तो 3 उंगलियां तो उसकी ओर दिखा रही हैं। तो किसी को कुछ बोलने से पहले 3 बार खुद को वह आकलन करता है, और वह जानता है कि यदि उसकी ओर कोई उंगली दिखा रहा है तो उसमें भी है उसका थंब रूल काम करता है, और वह जानता है कि निर्णय जो है हमेशा जो अंगूठा ऊपर की ओर दिखा रहा है वही करेगा। बातचीत शुरू करने के क्रम औपचारिकता से शुरू हुई। समीर ने पूछा, बाबा
नाम क्या है? समीर सामान्यतः किसी को संबंधों के नाम, भैया, अंकल, दीदी, बहन, माँ, चाची से संबोधित नहीं करता था, क्योंकि कभी कभी यह किसी को पीड़ा देने का भी हो जाता है। आपने किसी को अंकल कह दिया और शायद उसे भैया की उम्मीद थी तो बड़ी परेशानी का सबब बन जाता। तो समीर इस बात को भली भांति समझता था, इसलिए वह सर और मैडम कहने में विश्वास रखता था। हाँ, नाम जान लेने पर वह पूरे सम्मान के साथ नाम से ही संबोधित करता था, क्योंकि उसका मानना था कि नाम में बहुत कुछ निहित होता है। उसे खुद को भी नाम से ही पुकारा जाना अच्छा लगता था। समय के साथ समीर ने समझा था कि उसके उपनाम ने उसके नाम को निगल लिया। रिक्शा चलाते हुए रिक्शे वाले ने उत्तर दिया, साहब, रामदेव नाम है। उत्तर देने में रामदेव ने क्षण भर का समय लिया, मानो संबंधों के ताने बाने से भली भांति परिचित हो। उसे यह भी भान था कि रिक्शे पर बैठे साहब अभी अभी मैम से विदा लेकर आए हैं। भाव और जरूर ही उनका मन भीगा होगा। भाव बढ़ने के लिए, किसी के भी भाव को पढ़ने के लिए दिमाग नहीं चाहिए, दिल चाहिए, और उस भाव को कहाँ तक ले जाना है इसे दिमाग से तय करना चाहिए। दिल और दिमाग के सामंजस्य से ही जीवन में सही निर्णय संभव होते हैं। और यहाँ पे दिल और दिमाग का तुला बिल्कुल बराबर पे होना चाहिए, दोनों पलड़े बराबर। समीर ने कहा, रामदेव नाम तो बड़ा अच्छा है, तुम्हारे नाम के लोग तो देश के बड़े आदमी हैं। फर्श से अर्श तक की यात्रा की है उन्होंने। रामदेव बोला, नहीं साहब, गरीब तो गरीबे रहेगा, अमीर ही अमीर बनता है। फर्श की समझ से समीर नहीं चौंका, लेकिन अर्श को समझ गया। इससे समीर जो है उसके ज्ञान से प्रभावित हुआ। पर गरीब गरीब ही रहेगा और अमीर अमीर, इसका कोई सटीक उत्तर समीर को नहीं सूझ रहा था। समीर ने रामदेव से अपने दिल की बात कही कि जब से उसका विवेक मानवता के मर्म को समझने लगा है, किसी वृद्ध के रिक्शे पर बैठना उसे बुरा लगता है। एक इंसान दूसरे इंसान को खींचकर मंजिल तक ले जा रहा है, यह त्याग कष्टदायी है। जबकि जमाने में होड़ लगी है कि किसी को खींचकर उसे मंजिल से दूर ले जाने की, और आप रामदेव मंजिल से पास ले जा रहे हैं। कृतज्ञता के भाव से वह रामदेव से और भी बातें कर रहा था, पर रामदेव कहीं न कहीं चुप था, जैसे कहीं वह अटका हुआ हो। फिर बोला, साहब ऐसा मत सोचिए, फिर हम लोगों का क्या होगा? पेट है तो दुनिया से भेंट है। पेट की वजह से कितने लोग दुनिया देख लेते हैं। मजबूरी जानने की चाह में समीर ने पूछा, कितने बच्चे हैं? 4 लड़के हैं साहब, चारों नालायक। भगवान का शुक्र है, रोटी नहीं देते पर पिटते भी नहीं। सब अपने अपने परिवार में हैं। लेकिन साहब बेटी ही ठीक रहती है, वह समझती है। बेटी नहीं है? समीर ने पूछा। हाँ साहब, एक बेटी है, ब्याह कर दिया, जो ध्यान रखती है, पर उसकी सीमाएं भी हैं। उसके साथ भी तो किसी का बेटा है। समीर उसकी समझ से हैरान भी था और प्रभावित भी। उसने सोचा, कितने तथाकथित बड़े लोगों के बेटी ध्यान भी देते हैं, पर फिर भी वो अकेलापन महसूस करते हैं और सोच की वजह से उनके जीवन में कष्ट बना रहता है। और यह रामदेव कितना संतुष्ट है। वैसे लोगों को, जो असंतुष्ट लोग हैं, उनको रामदेव के रिक्शे की सवारी करनी चाहिए। इंसान सुख से अधिक कहीं दुख के तरीके खोजता है। धन्यवाद, आभार और स्वीकार्यता, इन सब का पाठ रामदेव ने इस छोटी सी यात्रा में से पढ़ा दिया था। समीर ने अपनी समझ से दुगुना भाड़ा दिया। रामदेव ने विनम्र प्रणाम के साथ स्वीकार किया। समीर कुछ दूर
आगे बढ़ा ही था कि उसके कानों में रामदेव की आवाज़ पड़ी। वह स्वयं को पीछे मुड़ने से रोक न सका। साहब, उसके दोनों हाथ जुड़े थे। आप बहुत अच्छे हैं, आज आपका दिन अच्छा होगा। रामदेव यह नहीं जानता था कि प्रीति से अलग जाने के दुख में कही गई उसकी बातें समीर के लिए केवल मर्मस्पर्शी ही नहीं बल्कि मरहम भी थी। धन्यवाद। दिन शुभ हो।